कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में। हम लोग सीखे थे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब इसके बाद हम लोगों ने फ्लक्स निकालना सीख लिया। फिर हमने देखा था कि कोई बिंदु आवेश के कारण कितना फ्लक्स होता है, उसकी सहायता से हमने सिद्ध किया था कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0 इंटू Q/r², जो हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध किया था। और इसके लिए हमने कुछ सिमेट्री रूल सीखे थे, जिनका हम लोग 4 स्टेप में पालन करते हैं और हर बार हमको यही करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि एक अनंत लंबाई का एक समान चालक है। कैसा है? आवेशित तार के कारण चालक, आवेशित तार कह दें या चालक कह दें, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता निकालनी है। तो मैं एक वायर ले लेता हूं और वायर हमारा कैसा है, हम मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई का मतलब ये कि ये तार इन्फिनिटी है ना, बहुत ज़्यादा है। तो हम पूरा नहीं दिखाना है हमको, जितना हमने कहा ये ऊपर से नीचे तक गया है, हमने इसका कुछ पार्ट लिया यहाँ से यहाँ तक की। अब हम मान लेते हैं कि इस तार के कारण कोई बिंदु इधर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्र जो कितनी दूरी पे है, इससे परपेंडिकुलर r दूरी पर है। इस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। अब मन में आता है E ज्ञात करना है, तो हम वही गॉस की प्रमेय का नियम लगाते। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम गॉसियन पृष्ठ बनाएं। तो यहाँ पे अगर गॉसियन पृष्ठ बनाते तो हमको तो पूरे तार के कारण चाहिए, केवल इतने के लिए बनाते, एक सर्किल बनाते तब ना हो पाता। क्यों? क्योंकि इसके लिए हर पूरे में इस तार के कारण पूरे के लिए वैद्युत क्षेत्र होगा। मैं पूरे के लिए वैद्युत क्षेत्र दिखाता हूँ आपको, ये, और सब कैसा होगा, पास पास एक समान होगा। कारण क्या है ये आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। हर जगह पे इधर भी वही, इसके पास में वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। कारण कि ये सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को रिपेल करेंगी और कहीं किसी को जाने नहीं देगी। तो इस कारण पास पास में वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे मंजन करने वाला ब्रश होता है, उसमें सारी जो है उसकी कुचियाँ कैसी होती, एक सीध में होती हैं। या बूट पॉलिश करने वाला ब्रश ले लिया जाए तो मान लो प्लेट जैसा हो, अगर प्लेट ना एक फंटी जैसा हो, तो उसमें भी देखो सब कैसी होती, पैरेलल होती, एक दूसरे के समांतर निकली हुई होती। मान लो दोनों तरफ निकली हो, तो ये इस तरीके का कुछ है, ठीक है। और ये कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो यहाँ पर एक बिंदु P है, तो इस पर जब निकालना है तो मैं इसको ऐसे दिखा दूँ कि ये मान लीजिए एक वायर है, इन्फिनिटी लाइन का ऊपर से नीचे तक गया है। तो हमको यहाँ अगर निकालना है तो हमको कैसा कर्व बनाना पड़ता है, ये वाला बनाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्षेत्र रेखाएं गई, ये सब तरफ से गई हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सब तरफ से निकलेंगी और आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब अगर मैं इसको ऐसे डालूं, मैं इसके चारों तरफ कर्व बनाऊं, तो देखो क्या होगा, जो इससे निकलेंगी, जो इनसे होकर जा रही होंगी, वो क्या होंगी, यहाँ पे ई की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एक जैसी। कब होगा, जब हम कुछ सिलेंडर या बेलन के साइप का जब हम पृष्ठ ले रहे हैं इसके चारों ओर। और फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं बेलन नुमा बनाऊंगा तो नीचे का समतल होगा, ऊपर का समतल ये कर्व वाला होगा, वक्री वाला। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे तक गया था, इसमें ई और थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर ये हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र तो ये निकला हुआ है, तो इनके बीच ई और थीटा के बीच कितना कोण होगा, 90 होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जो गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, गॉसियन पृष्ठ आपको पता है काल्पनिक पृष्ठ होता है, एक काल्पनिक सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस हम लोग खींचते हैं, उसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, बेलन नुमा बनाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल शेप, है ना। तो यहाँ पे बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल शेप में बनाया। तो इसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूँ। देखो ये दूरी दोनों तरफ एक ही जैसी हमने रखी, कितनी, r है ना, इधर भी r है तो उधर भी r। ये थोड़ा, अब मैं इसको मिला देता हूँ।
ये हमारा गॉसियन पृष्ठ तैयार हुआ। दोनों तरफ सममितकरण, हम लोग सममितता या सिमेट्री के कारण दोनों तरफ एक ही जैसा लेते हैं। बराबर दूरी क्यों? क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा रहे, दोनों पे कोई अंतर ना है, इसलिए दोनों तरफ बराबर दूरी पे हम लोग लेते। तो अब इस गॉसियन पृष्ठ बनाने से आपको एक चीज़ तो पता चल गया, यहाँ पे ई और थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, ई और एरिया वेक्टर है ना, तो जिसके कारण थीटा आप कह सकते हो 0 होगा। यहाँ पे आपको पता अगर सरफेस लोगे तो इस पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी और ई ऐसे रहेगा, तो एंगल कितना 90 होगा। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट हो रही, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में तो 0, तो केवल 2 ही सिमेट्री बनी। हमको तो यही करना चाहिए था, क्योंकि हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं और सिमेट्री का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हमारे 2 सिमेट्री में काम हो गया, इससे ज़्यादा कोई कोण नहीं बन रहे, तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा। हमको पता है हम इसके कारण फ्लक्स निकाल लेंगे, इसके कारण फ्लक्स निकाल लेंगे और इसके कारण फ्लक्स निकाल लेंगे, तीनों के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर नेट फ्लक्स कर लेंगे, टोटल जोड़ लेंगे। और आपको पता है यहाँ पे थीटा 90, यहाँ पे भी थीटा कितना होगा 90 होगा, तो इन दोनों के कारण तो कोई फ्लक्स बन ही नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा 0 होगा। बनेगा कौन सा? ये वाला बनेगा, तो ये थीटा कितना है आपका 0 है। तो यहाँ पे जितना भी फ्लक्स बनेगा उसको हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि टोटल काउंट करेंगे ऊपर नीचे वाला 0 हो जाएगा। वो नेट फ्लक्स किसके बराबर होगा? तो आपको पता है गॉस की प्रमेय क्या कहती है, वो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स जो है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए। और वो क्यू कहाँ पे है? इनसाइड, जो इसके अंदर, इसके ऊपर और नीचे से मतलब नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो टोटल के कारण बन सकता है, लेकिन वो जो फ्लक्स है वो इसके इनसाइड, जो अंदर स्थित आवेश है उसी के कारण जो फ्लक्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना लिख दूँ, मैं कह सकता हूँ कि माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, माना अनंत लंबाई का आवेशित तार L है, आवेशित तार है। अब इसमें हम किस भाग का, हम कहते हैं यहाँ से जो यहाँ तक के लिए थे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाए, तो अलग अलग बुक में कुछ भी दिया है, कहीं h मिल जाएगा, कहीं l मिल जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। तो ये मैं यहाँ पे l ले लूँ, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे l ले लेता हूँ कि ये तार इतना जो हमने लिया है ये कितना है, l है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, अब हमने कहा इस l लंबाई पर q आवेश के कारण जो चार्ज वितरित हुआ है वो प्लस 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 प्लस, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। तो ये कितना क्यों होगा, ये यूज होगा ना, तो क्यों बराबर आपको पता है पर यूनिट एकांक लंबाई में, जो भी एकांक लंबाई में जितना भी आवेश उपस्थित होता है वो आवेश उसका क्या कहलाता है, आवेश घनत्व। पर यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज होता है वो चार्ज डेंसिटी कहलाती है, तो ये आपको पता है। तो अब टोटल चार्ज कितना होता है, तो आपको पता है जो भी चार्ज डेंसिटी हो आवेश घनत्व उसको लंबाई से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या होता है, टोटल आवेश। और ये हमने पिछले लेक्चर में लिया है, बताया भी था कि कितना होता, तो हम आवेश घनत्व को उसकी लंबाई से मल्टीप्लाई करा देते हैं और हमको ये टोटल क्यों पता चल जाता है। तो ये आप लोग दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा कि कब इसका यूज करना है, कब यूज नहीं करना है। ठीक है, हम कह देंगे एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व, एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा पर मीटर है ना, तो एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व कितना है, हमने कह दिया लैम्डा है। तो इसलिए क्यों बराबर कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो ये जब भी यूज करना होगा तो हम लोग कर लेंगे। और अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो हमने 4 स्टेप पढ़े थे, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। क्या किया, एक पहला स्टेप तो हमारा ये होता है कि हमको क्या बनाना पड़ता है, एक गॉसियन पृष्ठ। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की संरचना करते हैं। क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ, एक गॉसियन पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार आर त्रिज्या वाला ना, ये जो दूरी हमने एक कैपिटल आर में ले ली। ठीक है, जो भी लो स्मॉल में लोगे तो स्मॉल में आंसर आएगा, आर त्रिज्या वाला खींचते हैं।
अब ये खींचा, फिर हमने इसमें सिमिट्री का भी ध्यान दिया, और वो सिमिट्री क्या है, हम कह सकते हैं कि वक्री पृष्ठ पर सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर सदिश क्षेत्रफल, जिसको आप एरिया वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर ए और ई के बीच का कोण आपको दिख ही रहा है, कैसा है, 0 है ना, के बीच का कोण थीटा 0 तथा समतल, ये वाले ना, समतल में ई और ए के बीच थीटा 90 है। तो ये आपको पता है। तो यहाँ से अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो नॉर्मल है ना, तो ये आप इतना याद रखेंगे। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, सममितता का ध्यान रखते हुए हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया था। दूसरा हमको पता है, हम लोग क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos थीटा का देखते हैं। मैं लिख दूँ ये लाइन कि टोटल नेट फ्लक्स निकाल लें, तो आपको पता है 3 देखेंगे, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूँ, ई डी एस cos थीटा प्लस ई डी एस cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस ई डी एस cos थीटा 3। क्यों? क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर एक लाइन गायब करना चालू करें तो हम ऊपर वाला भी 90 कह सकते हैं। दूसरा थीटा 2 आपको दिख रहा है कितना, 0। तीसरा नीचे वाला यहाँ पे आप कह सकते हैं 90, और जहाँ भी cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है। तो ये आप लोग एकदम याद रखिएगा। ये तो कर्व का था, तो कर्व के लिए C लिख दें। ये फ्लैट था तो हम फ्लैट लिख सकते हैं, समतल, ये ठीक। तो ये दोनों 0 हो गए, cos 0 की वैल्यू रख दोगे। E कांस्टेंट है क्योंकि हमने अभी देख लिया एक समान है सब तरफ पास में, तो E को बाहर निकाल लेंगे। किसका इंटीग्रल कराओगे, क्लोज इंटीग्रल ds का, और आपको ds कराओगे तो कितने के बराबर आएगा, तो आपको पता है इस पूरे पृष्ठ का निकालेंगे कि इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये पूरे पृष्ठ के बराबर होगा। और ये पृष्ठ कितना होता है, आपको बेलन का वक्र पृष्ठ पता है कितना होता है, 2 पाई r h। h क्या होती थी वहाँ पे, जो ऊंचाई लेते थे, यहाँ पे ऊंचाई हमने l लिया तो 2 पाई r l। r क्या होती थी, ये त्रिज्या, तो यहाँ पे ये ds कितने के बराबर हो जाएगा, पूरे s के बराबर, और चूंकि s बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r l। तो याद रखेंगे। तो मैं इसका पूरा इंटीग्रेशन कराऊंगा, यही नेट फ्लक्स के बराबर आएगा, फाई e के बराबर। तो कितना आ गया, फाई e इक्वल टू e ब्रैकेट में 2 पाई r l। ये तो हमने निकाल लिया अपने नियम से। फिर हमारी तीसरी लाइन क्या होती है कि हम यहाँ पर आवेश मानते हैं इनसाइड में, कि क्यों हमारा अंदर एक स्थित है, जो हमारा तीसरा स्टेप होता है। तो मैं पहले वाली लाइन को यहाँ पे मिटा दूँ, हम लोग फिर तीसरे स्टेप में जाते हैं, और तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अंदर आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक, कल्पना क्या है ही तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, क्यों जो अंदर स्थित है, चार्ज इनसाइड अंदर जो रखा हुआ है, क्यों इज कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं लैम्डा एल। ठीक है। फिर चौथे स्टेप में आप जाएंगे, तो चौथा आप देख के क्या कह देंगे कि पुट वैल्यू हमको पुट करनी है। कब, क्योंकि आपने पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि बाहर कितना फ्लक्स होगा, तो आपको पता है कि सीधा फार्मूला यूज करना होता है, वो कितने के बराबर होता है, ई डी एस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू कौन सा है, इनसाइड वाला। ये ई किसके कारण बनता है, ये नेट चार्ज, ऊपर नीचे कहीं भी हो, लेकिन यहाँ पे ये इनसाइड की बात करता है, जो अंदर स्थित है। तो अब ई डी एस आपने निकाल लिया है, क्योंकि फाई ई यही होता था, और ये आपने निकाल के कितना लाए हैं यहाँ पे, 2 पाई आर एल।
तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2 पाई आर एल और यहाँ पे क्यू इनसाइड, और क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली, इनसाइड का कितना है लैम्डा एल अपन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एल से एल कट जाएगा, एच लोगे कोई भी लोगे तो वो कट ही जाता है, तो फार्मूले में उसका यूज भी नहीं। तो ई इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, तो आप देखेंगे 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट में ढंग से लिख लूँ तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये लैम्डा ऊपर है नीचे आर आ जाएगा, तो कितना है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा आर। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूँ तो हमको पता है यूनिट वेक्टर आर से मल्टीप्लाई करा दे, तो हम इसको सदिश में भी लिख सकते हैं। तो आपको सदिश लिखना आता है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लैम्डा अपान आर इंटू यूनिट वेक्टर आर, जैसे यूनिट वेक्टर से आप किसी चीज़ को एकांक सदिश के उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो उसका सदिश निरूपण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ई की दिशा क्या होगी, इसके बाहर की ओर होगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी ये आसान सा है। इसके बाद हम लोग एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं और आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।